नमस्कार, देश दुनिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में बदमाशों ने लोगों को घरों में बंद करके आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 10 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिससे पश्चिम बंगाल का यह मामला काफी गर्मा गया है। इस मामले में सियासत का खेल भी शुरू हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने ममता सरकार पर हमला किया। टीएमसी के नेता घटना के बाद इलाके का दौरा करने गए, तो आज बीजेपी सांसद और बीजेपी नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे और इससे पहले बीजेपी दल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अमित शाह ने राज्य सरकार से 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी। और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था तेजी से चरमरा गई है और राष्ट्रपति शासन लगाने की वहां पर मांग की गई है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिला सिंह जी एफएम न्यूज में। जी। पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उसके बाद ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, ममता बनर्जी ने कहा है कि ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर इस तरह से किया जाएगा, ये विपक्ष करवा रहा है, हम अपनी सरकार में क्यों करवाएंगे। ममता बनर्जी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है मुख्यमंत्री के रूप में। आए दिन वहां पर हत्याएं होती हैं, आए दिन वहां पे पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, आए दिन वहां पे पॉलिटिकल असैसिनेशंस होते हैं, आए दिन वहां पे लोग इस प्रकार से जिंदा जला दिए जा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं तो अपराधी थर-थर कांपते हैं, गले में पट्टी लटकाकर थाने पहुंच जाते हैं कि हम अपराध छोड़ देंगे, हमको मारो नहीं, हमको छोड़ दो। उत्तर प्रदेश से अपनी तुलना करेंगे ये? इनके पास कोई जवाब है? जला दिए गए लोग, समझ रही है कुछ? ये इतना हल्का समझ रही है और ऊपर से उल्टी सीधी बयानबाजी। कभी उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगी, कभी ये कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, समझ नहीं रहा इनसे पश्चिमी बंगाल। इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री अपना राज्य चलाता है? इनको एथिकली स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, नहीं तो स्पष्टीकरण दें कि इतने लोग जलाकर मार डाले गए और आप इधर उधर की बयानबाजी कर रही हैं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हमारे साथ टीएमसी से शोमित घोष हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। शोमित, पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा आप लोगों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी बस काली यहाँ पर वोट ले, शपथ ले और आज सरकार चला रहा है, तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 10 साल से 11 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और बंगाल की जनता 3 बार उनको सपोर्ट किया है। देखिए, जो घटना घटी है, सीएम ने कड़ी से कड़ी स्टेप लिया है, हमारी सरकार ने कड़ी से कड़ी स्टेप लिया गया है, सरकार की तरफ से सीट गठन किया गया है। यहाँ पर एक डीजी रैंक की पुलिस ऑफिसर को इस स्टेट का प्रधान बनाया गया है और ऑलरेडी 20 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुका है। यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई क्राइम करेंगे और क्राइम करने के बाद वो खुलेआम रास्ते पे घूमेंगे। लेकिन शोमित घोष, क्राइम पर लगाम तो नहीं लग रही। पिछले कुछ महीने उठाकर देख लीजिए, क्राइम तो लगातार बढ़ रहा है वहां पर। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, क्राइम का जो बात आप कर रहे हैं, कि क्राइम एक सोशल क्राइम जब बढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में तो कुछ गड़बड़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सोसाइटी में गड़बड़ है, प्रशासन में गड़बड़ नहीं है। प्रशासन में गड़बड़ नहीं है, प्रशासन में गड़बड़ होता। क्या बात कर रहे हैं शोमित घोष? अगर कानून व्यवस्था चरमरा रही है, यानी कि प्रशासन नहीं संभल रहा आपसे और प्रशासन से जनता नहीं संभल रही। उनकी कोई बात नहीं है। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पर बहुत आर्म्स बिहार, यूपी ऐसे बहुत सारे स्टेट से आ रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टेट से आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियस एक्शन। सीट गठन किया गया है और सीट गठन करने के बाद बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हो चुका है अभी तक। और वहाँ का जो ओसी है, ओसी को क्लोज किया गया है। जिस थाने में ये घटना घटी है वहाँ का रामपुर हाट की ओसी को क्लोज किया गया है, एसडीपीओ को क्लोज किया गया है। देखिए, सरकार अपना काम कर रहा है। ठीक है, आ रहा हूं दोबारा आपके पास। अनिला सिंह जी, शोमित कह रहे हैं सरकार अपना काम कर रही है, सोसाइटी में गड़बड़ है। नहीं, देखिए, सोसाइटी का गड़बड़ नहीं है। आपने अभी तो कहा कि सोसाइटी में गड़बड़ है। आप पहले मेरी बात को सुनिए। तो क्रिमिनल क्राइम मेंटेलिटी होता है, ठीक है?
अगर आप साइकोलॉजिकली ये देखेंगे कि किसी में अगर ये एक मेंटेलिटी क्रिएट हो जाता है कि हम क्राइम करेंगे, तो उसको आप कैसे बदल सकते हो? अगर उसको बदलना है तो वी हैव टू टेक सीरियस एक्शन। जो सरकार कर रहा है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार कर रहा है, यहाँ पर ऐसे कोई नहीं है कि कोई बाहुबली है या कोई सीरियल किलर है या कोई मास किलर है वो खुलेआम घूम रहा है या कोई पार्टी लीडर के साथ घूम रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरेस्ट हो रहा है, और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उनके काम ठीक से नहीं कर रहे तो उनको क्लोज भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये बात समझिए आप। लेकिन सवाल यहां पर यह है, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, क्या क्या कहना चाह रहे थे? थोड़ा स्पष्ट करके कहेंगे कि वो लोग भी आ रहे हैं? नहीं, वो लोग नहीं आ रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार से, यूपी से बहुत सारे लोग नहीं तो जो अभी बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया है, हमारी ऑनरेबल मंत्री ने भी 2 दिन पहले कहा था कि आम चाह रहा है, ठीक है, बहुत आम चाह रहा है, सरकार इस पे स्टेप ले रहा है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी अरेस्टेड हुआ है इस मामले पे। लेकिन सुमित घोष, सवाल ये है कि घटना के बाद आप एक्शन ले रहे हैं। सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों से घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही? घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? नहीं, घटना कितने घटना घटे आप बताइए मुझे पश्चिम बंगाल में। अगर आप पिछले कुछ महीनों को और उससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो हत्याएं, चुनाव के बाद देखिए कितनी घटनाएं सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने कह देता है कि हमें यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चाहिए, हमें यहाँ पर 366 चाहिए, ऐसा बहुत सारे बात कहते हैं कि पुष्टिकरण की राजनीति चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे बात ये लोग करते रहते हैं। मुझे आप बताइए, अब तृणमूल कांग्रेस इस स्टेट पे 11 साल तक क्षमता पे है, सत्ता पे है, कितने ऐसे घटना घटे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक भी घटना घटनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, एक भी घटना ऐसा नहीं घटना चाहिए, लेकिन कितना हुआ? जो हुआ है इस पे हमारी सीएम सीरियस एक्शन ले रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। एक तो सुमित, चुनाव के बाद कितनी घटनाएं सामने आई हैं? हम भारत की बहुत सारे ऐसे स्टेट के सीएम की बयान भी हम सुनते हैं, ठीक है हुआ है, 1-2 घटना तो हो ही सकता है, लेकिन हमारी स्टेट के सीएम ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कभी भी कि नहीं ठीक है 1-2 तो हो ही सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि चरमरा गई है पूरी व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सीरियस एक्शन ममता बनर्जी कर रहा है, हर दिन कर रही है, और कल सीएम में वो हिम्मत है, देखिए ममता बनर्जी कनेक्टेड टू द पीपल ऑफ बंगाल, उसकी संपर्क रिलेशन उनकी जनता के साथ है, स्टेट की जनता के साथ उनकी खुद का रिलेशन है, माँ है पश्चिम बंगाल का, तो वो खुद जा रही है कल जहाँ पर ये घटना घटी है वहां पर वो खुद जा रही है। सुमित, शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि व्यवस्था चरमरा गई है, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब मैं तो वही कह रहा था, मैं तो अभी वही कहा आपको कि इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है, कोई एजेंडा नहीं है, तो कभी कभी जो मतलब यहाँ पर एक जो अपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी, इसका कोई काम नहीं है, ये कोई अपोजिशन का कुछ पॉजिटिव काम नहीं हो सकता है। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि बातों में सिर्फ कह दो कि हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए, आप 366 लगा दीजिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ठीक है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक घटना घटी है, आप वहां पर गए हैं। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ सर कि जब आसाम में एनआरसी के समय पे बहुत घटना घट रही थी, वहां पर एक मास किलिंग ऐसे हुआ था, 19 से ज्यादा लोगों को मारा गया था, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त टीएमसी का एक टीम, टीएमसी के प्रतिनिधि दल आसाम में गए थे उन लोगों से बात करने के लिए, लेकिन वहां का बीजेपी का जो स्टेट गवर्नमेंट है उन लोगों ने टीएमसी प्रतिनिधि दल को वहां पर घुसने भी नहीं दिया था। लेकिन आज जो हमारी यहाँ का अपोजिशन लीडर है, जितने भी अपोजिशन लीडर है, बीजेपी के एमएलए है, बीजेपी के एमपी है, अर्जुन सिंह से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर जितने सारे एमपी एमएलए है, वो सारे के सारे उस गाँव पे गया जहाँ पर ये घटना घटी है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, और वहां पर जाकर भी वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर चिकित्सा लगा। अब क्या कहेंगे इन लोगों को? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम बातचीत के लिए।
अब बात करते हैं दिल्ली की। एमसीडी चुनाव की तारीख टाले जाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हार के डर से बीजेपी एमसीडी चुनाव को लेकर बहाना बना रही है। हाथ जोड़ के अपील है, अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम। राजा भैया के करीबी और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अक्षय प्रताप सिंह पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें एक दिन पहले ही न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। वहीं एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल के प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन पत्र भी दाखिल किया। वो लगातार 3 बार से इस सीट से एमएलसी निर्वाचित होते आ रहे हैं और माना जा रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनका नामांकन पत्र भी निरस्त किया जा सकता है। शहीदी दिवस पर राज्यसभा में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सांसदों ने शहीदों के लिए मौन रखा। सभापति वेंकैया नायडू ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दौरान नमन किया। March, honorable members, today the 23rd of March 2022 is the 91st anniversary of the martyrdom of the legendary heroes of our freedom struggle, Sardar Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev ji, who laid down their lives on this day in the year 1931, exemplifying great valor, undaunted courage and unflinching patriotism towards our motherland. These martyrs, who were still in the early 20s, laid down their lives while putting up a strong fight against the oppressive colonial regime. They marched to the gallows with a smile on their faces, shouting slogans against the British imperialism. Exhibiting fierce and unflinching courage, these martyrs acted and lived by the lines "Mera Rang De Basante Thoda" in letter and spirit, and has conquered the greatest fear, the fear of death in pursuit of independence from colonial rule. These martyrs not only strived to free our nation from the fetters of colonialism, but also envisioned just an ideal society. Please. See, today is a very pious occasion. Members should not speak among themselves. The martyrs not only strived to free our nation from the fetters of colonialism, but also envisioned just an ideal society, devoid of communalism, hatred, economic disparity, and retrogressive ideas. Their vision for our nation was the embodiment of voices, concern, and aspirations of the young and striving Indians who are steadfast in their efforts in laying foundations of a new and independent India. The heroic trio has become the immortalized for all the times for their uncompromising determination and supreme sacrifice, and the saga of their bravery and patriotism inspired by many and will continue to inspire the generations to come. Honorable members, the achievement of our independence was combined effort of the people of the nation who got united to play their due role with diligence. The freedom that we enjoy today was the outcome of the concerted effort of all sections of our society. To harness the energy of the masses was the key element to uproot the colonial establishment from our country. Members, to carry forward the legacy of cooperation, unity and fraternity, it is our bounden duty to sensitize our fellow citizens of the invaluable contributions of our freedom fighters in general and this heroic trio in particular towards achieving freedom of our nation. The celebration of the Azadi Ka Amrita Mahotsav with one of the themes on freedom struggle is a commendable step in
paying our tributes and heartfelt gratitude towards our freedom fighters. On this day, let us resolve to uphold the cherished values for which these martyrs lived and laid down their lives. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम पद की आज शपथ ले ली। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेने के बाद ही सीएम धामी एक्शन मूड में है। सीएम धामी ने 24 मार्च को पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई। दूसरी बार सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और हमारी सरकार ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आज से ही राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। इससे पहले सीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर पुष्कर सिंह धामी को ढेरों बधाई। बीते 5 वर्षों में देवभूमि ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि आप और आपके सभी मंत्री उसे और गति प्रदान करेंगे और जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित करेंगे। सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अहम प्रेमचंद अग्रवालः ईश्वर से नाम्ना शपयेत् अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं व रागं द्वेषं व विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचरिष्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नाम्ना शपयेत् कमपि विषयं यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनयेत् मया परिज्ञातः
व भवेत् कमपि जन्म कान आपि जनान् व प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितां स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व नहीं संसूची यस्यामि न वा प्रकट करिष्यामि। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं चंदन राम दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन राम दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। 29 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में दिल्ली सरकार आर्थिक समीक्षा पेश करेगी। वहीं 26 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। सत्र की शुरुआत एलजी के अभिभाषण से हुई। उन्होंने वहां मौजूद सभी का स्वागत करते हुए कहा कि मेरी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 496 विद्यार्थियों ने नीट में सफलता प्राप्त की है, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि कोविड की लहरों के सामने दिल्ली ने बेहद अच्छे तरीके से काम किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उनके पास क्या गड़बड़ी है उसके वजह से वो बोल रहा होगा, लेकिन हम हमेशा मानते हैं और हमारा जो कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया वो तो हमारा अविभाज्य जंग है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर वो जो बात कर रहे हैं वो कोई सुनने वाला नहीं। हमारी जमीन को अगर वो दान के रूप में देने की बात करता है अगर कोई, ये देश सुनने वाला नहीं है। वो हमारा हिस्सा है और अविभाज्य अंग है हिंदुस्तान का, वो रहेगा। सर, महबूबा मुफ्ती पीडीपी के नेता हैं, लेकिन वो कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहती हैं कांग्रेस ने हमेशा देश को सुरक्षित रखा है, भाजपा देश को बांटना चाहती है और कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। ठीक है, आजकल सभी को अकल आ गई है, तो उनको धन्यवाद। अगर ऐसे जो बोल रहे हैं अभी और पहले जो हमको बार बार क्रिटिसाइज करते आए थे, उनको भी अगर रियलाइजेशन हुआ है तो उनको हम धन्यवाद देंगे। सर, एक सवाल और है, जो हरियाणा सरकार ने एंटी कन्वर्जन बिल हाउस में पास किया ना, कांग्रेस ने वॉकआउट किया था, ये बिल तो आप कैसे देखते हैं एंटी कन्वर्जन बिल? देखो, हर जगह उनका ये पोलराइजेशन का चल रहा है और जो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि अपने इच्छा के अनुसार अपने राज्यों में कानून बना लें और जो डेमोक्रेटिक सेक्युलर प्रिंसिपल्स है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ कांग्रेस भी वॉकआउट की है। बंगाल वीरभूमि की घटना बड़ी खबर है। भारतीय लोकतंत्र के ऊपर ये कितना बड़ा दाग है और कितनी बड़ी प्रशासनिक फेल्योर है, जो 8 लोगों की वहाँ मौत हुई है एक ही घर में जलकर। देखेंगे, मैं पूरा आज पेपर में पढ़ा हूँ, लेकिन उसके डिटेल जो भी मैटर है या डिटेल वहाँ की जो यानी हमको मालूमात मिलना चाहिए। मैं आदिर रंजन चौधरी उनसे भी बात करूंगा, वहाँ के हालात क्या। 2 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भाव, मैं पहले भी बोला था कि जैसे चुनाव संपन्न होंगे पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल आएगा और इसकी शुरुआत आज हो गई। और रसोई गैस में सीधा 50 रुपये की वृद्धि, तो ये तो सीधा सीधा आम जनता को महंगाई, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में इससे सरकार बनी, उसका पहला तोहफा मोदी जी की तरफ से पेट्रोल और भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर लगातार मुद्दा गर्माता जा रहा है और इस कड़ी में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने बुधवार सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा को मुक्त करा दिया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही बिना टोल दिए हो रही है। आपको बता दें कि अरसे के बाद ये देखने को मिल रहा है जब किसी आंदोलन को सूबे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन मिल रहा हो। एक तरफ जहां कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आप सांसद सुशील गुप्ता भी आंदोलन में शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर भी आंदोलन में शामिल होने आए। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के मौजूदा कई पूर्व विधायक भी आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। आयकर विभाग आज हीरो मोटरकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल से जुड़े परिसर पर छापेमारी कर रहा है। पवन मुंजाल के अलावा उनकी कंपनी के कई अन्य सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी जुड़े हुए परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। छापे टैक्स चोरी के मामलों से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि देश के लगभग 3 दर्जन स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, पंजाब में ये छापेमारी चल रही है। आज सुबह हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां हैदराबाद के बोईगुड़ा इलाके में रात 3 बजे एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। फायर विभाग के लोगों के अनुसार अभी तक 11 शवों को बाहर निकाला गया। भीषण आग की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।